बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 1-7A से सॉल्व करना शुरू करेंगे। J.D. Simpson started the Simpson Co., a new business that began operations on May 1. Simpson Co. completed the following transactions during the first month. ओनर का नाम है J.D. Simpson। उसने एक नया बिजनेस शुरू किया है जिसका नाम है द सिम्पसन को, और मई के मंथ में उस बिज़नेस ने ये ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट किए हैं। हमने क्या करना है, arrange the following asset, liability and equity titles in a table like Exhibit 1.9 cash, accounts receivable, office equipment, accounts payable, J.D. Simpson capital, J.D. Simpson withdrawals, revenues and expenses। हमने इन ट्रांजेक्शन्स को एक टेबल के फॉर्मेट में अरेंज करना है और उस टेबल में जो कॉलम्स होंगे उनके टाइटल्स ही हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, ऑफिस इक्विपमेंट, अकाउंट्स पेएबल, J.D. Simpson कैपिटल, विड्रॉल्स, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, इन टाइटल्स को इस तरह अरेंज कर लिया और एक टेबल बना लिया। अब हम ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना शुरू करेंगे। J.D. Simpson द ओनर इन्वेस्टेड 60,000 कैश इन द बिजनेस। ओनर ने अपने बिजनेस में 60,000 कैश इन्वेस्ट किया है। हम इधर डेट लिखेंगे, कैश में 60,000 लिखेंगे और साथ ही हम J.D. Simpson कैपिटल में 60,000 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, रेंटेड अ फर्निश्ड ऑफिस एंड पेड 3,200 कैश फॉर मीज रेंट। एक ऑफिस रेंट पर लिया है और उसका जो रेंट था वो है 3,200। हमने ये रेंट पे किया है और साथ ही हम इसको रेंट एक्सपेंस पे लिख देंगे 3,200। उसके बाद है परचेज 1680 ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। हमने ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा है 1680 का। ऑफिस इक्विपमेंट में हम लिखेंगे 1680 और ये हमने क्रेडिट पर ख़रीदा है तो ये हमारी लायबिलिटी है, इसको हम अकाउंट्स पे एबल में लिख देंगे 1680। नेक्स्ट है पेड 800 कैश फॉर दिस मंथ्स क्लीनिंग सर्विसेज। हमने 800 कैश पे किया है, कैश में से 800 माइनस कर देंगे और एक्सपेंसेस में 800 ऐड कर देंगे क्योंकि ये क्लीनिंग सर्विसेज एक्सपेंस के पैसे थे जो हमने पे कर दिए हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विसेज फॉर अ क्लाइंट एंड इमीडिएटली कलेक्टेड 4600 कैश। हमने एक क्लाइंट को सर्विसेज दी थी और उसने फौरी तौर पर हमें पे कर दिया है जो कि है 4600। साथ ही हमने रेवेन्यूज़ में लिख दिया 4600। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइडेड 3,000 ऑफ कंसल्टिंग सर्विसेज फॉर अ क्लाइंट ऑन क्रेडिट। हमने एक क्लाइंट को क्रेडिट पर कंसल्टिंग सर्विसेज दी हैं 3,000 की। हम अकाउंट्स रिसीवेबल में लिखेंगे 3,000, साथ ही हम रेवेन्यूज़ वाले कॉलम में लिख देंगे 3,000। उसके बाद नेक्स्ट है पेड $850 कैश फॉर एन असिस्टेंट सैलरी फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मंथ। हमने एक असिस्टेंट को सैलरी पे की है $850। हम कैश में से 850 माइनस कर देंगे और हम एक्सपेंसेस में 850 ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रिसीव 3,000 कैश पेमेंट फॉर दिस सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन May 12। हमने May 12 को जो सर्विसेज दी थी हमने उनका 3,000 कैश रिसीव किया है। हम कैश में 3,000 ऐड कर देंगे और हम अकाउंट रिसीवेबल में से 3,000 माइनस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइडेड 2,800 ऑफ कंसल्टिंग सर्विसेज ऑन क्रेडिट। हमने कंसल्टिंग सर्विसेज दी हैं 2,800 की क्रेडिट पर। अकाउंट रिसीवेबल में हम लिखेंगे 2,800, उसके साथ हम रेवेन्यू में लिख देंगे 2,800। उसके बाद नेक्स्ट है रिसीव 2,800 कैश पेमेंट फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन May 22। हमने May 22 को जो सर्विसेज दी थी उनमें से हमने 2,800 रिसीव कर लिया है तो हम इधर लिखें हम कैश में 2,800 ऐड कर देंगे और हम अकाउंट्स रिसीवेबल में से 2,800 माइनस कर देंगे। उसके बाद है 26, उसमें क्या हुआ है पेड 1680 कैश फॉर द ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन May 3 को हमने जो ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा था हमने उसकी पेमेंट कर दी है। हम कैश में से 1680 माइनस करेंगे, साथ ही हम अकाउंट्स पेएबल में से भी 1680 माइनस कर देंगे। इसका मतलब है कि हमारे ऊपर जो लायबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट है परचेज $60 ऑफ एडवर्टाइजिंग इन दिस मंथ्स लोकल पेपर ऑन क्रेडिट, कैश पेमेंट इज़ ड्यू June 1। हमने एडवर्टाइजिंग परचेज़ किया 60 की, लेकिन अभी हमने उसकी पेमेंट नहीं की तो हम अकाउंट्स पेएबल में लिखेंगे 60, साथ ही एक्सपेंसेस में भी हम लिख देंगे 60 क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है पेड $850 कैश फॉर एन असिस्टेंट सैलरी फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ। हमने एक असिस्टेंट को सैलरी दी है $850 तो हम कैश में से 850 माइनस कर देंगे, साथ ही हम एक्सपेंसेस में 850 ऐड कर देंगे क्योंकि ये सैलरी एक्सपेंस है। उसके बाद है पेड $200 कैश फॉर दिस मंथ्स टेलीफोन बिल। हमने टेलीफोन एक्सपेंस पे किया है 200 तो हम कैश में से 200 माइनस कर देंगे और हम एक्सपेंसेस में 200 ऐड कर देंगे। उसके बाद है पेड $480 फॉर दिस कैश फॉर दिस मंथ्स यूटिलिटीज़। हमने यूटिलिटी बिल पे किया है जो कि है 400, कैश में से 480 माइनस कर देंगे और हम एक्सपेंसेस में हम 480 ऐड कर देंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है JD सिम्पसन विड्यू 1200 कैश फॉर पर्सनल यूज़। हमने ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1200 कैश विदड्रॉल कराया है। हम कैश में से 1200 माइनस कर देंगे और हम विदड्रॉल्स वाले कॉलम में 1200 ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको बैलेंस कर लेंगे क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो चुकी हैं। सबसे पहले हम 60,000 में से 3200 माइनस करेंगे, फिर हम 800 माइनस करेंगे, फिर हम उसमें 4600 ऐड करेंगे, फिर हम 850 माइनस करेंगे, फिर हम उसमें 3000 ऐड करेंगे, फिर हम 2800 ऐड करेंगे, फिर हम 1680 माइनस कर देंगे, फिर हम 850 माइनस करेंगे, फिर 200 माइनस करेंगे, फिर 480 माइनस करेंगे और हमारे आखिर में हम 1200 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 61,140। इसी तरह हम बाकी सारे अकाउंट्स को भी इधर बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, prepare an income statement for May, statement of owner's equity for May, a May 31 balance sheet and a statement of cash flows for May। हमने चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो अब हम देखते हैं हम इन स्टेटमेंट्स को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम जो कि है द सिम्पसन को। उसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट का नाम, इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद हम लिखेंगे कि किस मंथ की स्टेटमेंट है, ये है फॉर द मंथ ऑफ मे। उसके बाद हम लिखेंगे रेवेन्यूज़ जो कि है 10,400, फिर एक्सपेंसेस लिखेंगे जो कि है 6,440, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 3,960 जो कि है नेट इनकम। हमने क्या किया, 10,400 में से 10,400 माइनस 6,440 यह आ जाता है 3,960 जो कि है नेट इनकम। उसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कंपनी का नाम जो कि है द सैमसन को, फिर स्टेटमेंट का नाम जो कि है स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। उसके बाद लिखेंगे किस मंथ के लिए बना रहे हैं, हम बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मे। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ओनर कैपिटल बिगनिंग जो कि है 60,000। नेट इनकम हमने इनकम स्टेटमेंट में जो फाइंड की थी वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इन दोनों का सम लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 63,960। ओनर इन्वेस्टमेंट की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि ओनर ने मई के मंथ के दौरान कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। फिर ओनर विड्रॉल्स लिखेंगे और हम माइनस करेंगे इसमें से जो कि थे 12,000, 63,960 में से जब 12,000 माइनस करेंगे तो आ जाता है 62,760। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लिखेंगे द सैमसन को कंपनी का नाम, फिर बैलेंस शीट लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कि हम किस मंथ के लिए बना रहे हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा एसेट्स। एसेट्स हमारे पास कितने हैं, कैश है सबसे पहले जो कि है 61,140, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल, फिर ऑफिस इक्विपमेंट जो कि है 1680। इन तीनों का जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 62,820। फिर हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं, उस पर अकाउंट्स पेएबल जो कि है 60 और हमारे पास इक्विटी है जो कि है 62,760। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 62,820। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम जो कि है द सिम्पसन को। उसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। उसके बाद हम लिखेंगे कि हम किस मंथ की बना रहे हैं, फॉर द मंथ ऑफ मे। फिर हमें देखना है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसमें आ जाता है रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ में है 10,400, एक्सपेंसेस है 6,440। जब रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,960। उसके बाद हम देखेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसमें ऑफिस इक्विपमेंट है 1680। कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ उसमें है ओनर इन्वेस्टमेंट 60,000, विड्रॉल्स 1,200। 60,000 में से जब हम 1,200 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 58,800। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में हमने सिर्फ ये डिटर्मिन करना होता है कि हमारे बिजनेस में कैश कहाँ कहाँ पर मौजूद है या वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। हम 3 तरीक़ों से इसको मेजर करते हैं। सबसे पहले आता है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सबसे पहले कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिर है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1-8A। उसमें क्या है, कर्टिस हैमिल्टन स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस एंड कंप्लीटेड दीज ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग दिसंबर। ओनर का नाम है कर्टिस हैमिल्टन। उसने एक नया बिजनेस शुरू किया और उसने पहले मंथ में ये सारी ट्रांजेक्शन्स की हैं। हमने क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग एसेट लाइबिलिटी एंड इक्विटी टाइटल्स इन अ टेबल लाइक एग्जिबिट 1.9, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाइज, ऑफिस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अकाउंट्स पेएबल, सी हैमिल्टन कैपिटल, सी हैमिल्टन विड्रॉल्स, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं और हमने इनको
एक्सरसाइज 1-7A की तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इन सारे अकाउंट्स को इस शक्ल में लिख देंगे। सबसे पहले कैश, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाइज, ऑफिस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अकाउंट्स पेएबल, सी हैमिल्टन कैपिटल, विड्रॉल्स, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। ये बहुत सिंपल है। उसके बाद हम इन ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना शुरू करेंगे। कर्टिस हैमिल्टन ट्रांसफर्ड 56,000 कैश फ्रॉम अ पर्सनल सेविंग अकाउंट टू अ चेकिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ हैमिल्टन इलेक्ट्रिक एज इट्स इनिशियल कैपिटल। ओनर ने 56,000 कैश अपने बिजनेस में ट्रांसफ़र किया है। हम कैश में लिखेंगे 56,000 और कैपिटल में लिख देंगे 56,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेंटेड ऑफिस स्पेस एट पेड 800 कैश फॉर दिसंबर रेंट। हमने एक ऑफिस स्पेस रेंट पर ली है जिसका रेंट था 800 और ये 800 रेंट हमने पे कर दिया है। हम कैश में से 800 माइनस कर देंगे, साथ ही हम एक्सपेंसेस में 800 लिख देंगे क्योंकि ये रेंट एक्सपेंस है। अब हमने इस क्वेश्चन में साथ साथ बैलेंस भी करना है। 56,000 में से 800 माइनस करेंगे तो आ जाता है 55,200 और इधर 56,000 एज इट इज़ लिख देंगे, 800 भी एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट है परचेज 14,000 ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बाई पेइंग 3,200 कैश एंड एग्रीइंग टू पे द 10,800 बैलेंस इन 30 डेज़। हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ख़रीदा है 14,000 का, लेकिन हमने 3,200 कैश पे किया है। बाकी के जो 10,800 है हमने वो लाइबिलिटी है हमारी, हम उसको 30 डेज़ में पे करेंगे। थर्ड को हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लिख देना 14,000, कैश में से हम 3,200 माइनस कर देंगे और साथ ही अकाउंट्स पेएबल में हम 10,000 लिख देंगे। फिर हम इसका बैलेंस करेंगे। 55,200 में से जब हम 3,200 माइनस करेंगे तो आ जाता है 52,000, 14,000 एज इट इज़, 10,000 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 56,000 एज इट इज़ और 800 भी एज इट इज़। फिर नेक्स्ट है परचेज ऑफिस सप्लाइज बाय पेइंग 900 कैश। हमने ऑफिस सप्लाइज ख़रीदी है और हमने कैश पे किया है 900। हम कैश में से 900 माइनस कर देंगे और हम ऑफिस सप्लाइज वाले कॉलम में 900 ऐड कर देंगे। फिर हम 52,000 में से जब 900 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 51,100 और बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है completed electrical work and immediately collected $1,000 कैश फॉर द वर्क। हमने इलेक्ट्रिकल वर्क किया है और हमने रेवेन्यू अर्न किया $1,000, तो हम रेवेन्यू वाले कॉलम में लिख देंगे 1000, साथ ही हम कैश में भी 1000 ऐड कर देंगे। 51,100 में जब हम 1000 ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 52,100। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज 3,800 ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। हमने ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा है 3,800 का। हम ऑफिस इक्विपमेंट वाले टाइटल में लिख देंगे 3,800 और साथ ही हम अकाउंट्स पेएबल में भी लिख देंगे 3,800 क्योंकि ये हमने कैश पे करके नहीं ख़रीदा बल्कि ये हमने लाइबिलिटी के तौर पर ख़रीदा है। और इसकी जितनी भी डेट्स हैं जैसे कि 1, 2, 3, 5, 6, 8 ये सारी हमने साथ साथ इधर मेंशन करते जाना है हर ट्रांजेक्शन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है 15 दिसंबर को कंप्लीटेड इलेक्ट्रिकल वर्क ऑन क्रेडिट इन द अमाउंट ऑफ 4,000। हमने इलेक्ट्रिकल वर्क किया है, 4,000 रेवेन्यू अर्न किया। रेवेन्यूज़ में हम लिख देंगे 4,000 और साथ ही हम अकाउंट्स रिसीवेबल में भी लिख देंगे 4,000। 1000 में जब हम 4,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 5,000 और बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट है परचेज $500 ऑफ ऑफिस सप्लाइज ऑन क्रेडिट। हमने ऑफिस सप्लाइज परचेज़ की हैं $500 की, तो हम क्या करेंगे, और ये हमने क्रेडिट पर ली है तो हम अकाउंट्स पेएबल में 500 ऐड कर देंगे। ये हमने 500 ऐड कर दिया और साथ ही हम ऑफिस सप्लाइज में भी 500 ऐड कर देंगे। जो 15th ट्रांजेक्शन है वो मुझसे मिस हो गई थी तो मैंने उसको 18th के बाद लिखा है। 8 के बाद पहले 15 आएगी फिर 18 आएगी, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने 8 के बाद 18 पहले लिखा है उसके बाद 15 लिखा है, तो आप इसको ज़रा एहतियात से लिखिएगा। नेक्स्ट है 20, उसमें क्या है, पेड 3,800 कैश फॉर द ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन दिसंबर 8। हमने ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा है 3,800 का। कैश में से हम क्या करेंगे 3,800 माइनस कर देंगे और ऑफिस इक्विपमेंट और कैश में से 3,800 माइनस कर देंगे और जो ऑफिस इक्विपमेंट जो हमने पहले क्रेडिट पर ख़रीदा था जो कि हमारी लाइबिलिटी थी, अब हमने उसकी पेमेंट कर दिया तो हमारी वो लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। हम 3,800 माइनस कर देंगे यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्ड अ क्लाइंट 600 फॉर द इलेक्ट्रिकल वर्क कम्प्लीटेड, द बैलेंस इज़ ड्यू इन 30 डेज़। हमने एक क्लाइंट को बिल भेजा है 600 जो कि उसने 30 डेज़ में पे करना है, तो अकाउंट्स रिसीवेबल में हम लिखेंगे 600 और साथ ही हम रेवेन्यू में भी 600 ऐड कर लेंगे। 4,000 में जब हम 600 ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 4,600। उसके बाद नेक्स्ट है रिसीव्ड 4,000 कैश फॉर द वर्क कम्प्लीटेड ऑन दिसंबर 15। दिसंबर 15 में हमने एक क्लाइंट को काम करके दिया था
और तो उसने हमें पेमेंट नहीं दी थी। अब उसने हमें कैश पे कर दिया है, तो हम अकाउंट्स रिसीवेबल में से 4000 माइनस कर देंगे और हम 4000 कैश में ऐड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पे द असिस्टेंट सैलरी ऑफ 1200 फॉर दिस मंथ। हमने एक असिस्टेंट को सैलरी पे किया 1200, तो हम कैश में से 1200 माइनस कर देंगे और साथ ही हम एक्सपेंसेस में से भी 1200 ऐड कर देंगे। इनको बैलेंस हमने साथ साथ करते जाना। जैसे कि 52,300 में से जब हम 1200 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 51,100, और फिर 800 में जब हम 1200 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2000। नेक्स्ट है पेड $440 कैश फॉर दिस मंथ्स यूटिलिटी बिल। हमने यूटिलिटी बिल पे किया जो कि है 440। हम कैश में से 440 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 50,616, और साथ ही हम एक्सपेंसेस में 440 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 2,440। नेक्स्ट है सी हैमिल्टन विद यूज 700 कैश फॉर पर्सनल यूज़। ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 700 कैश विड्रॉल कराया है, तो हम कैश में से 700 माइनस कर देंगे और हम विड्रॉल्स वाले कॉलम में 700 लिख देंगे। फिर हम 50,660 में से जब 700 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 49,960, और बाकी सारे वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, prepare an income statement, a statement of owner's equity and a statement of cash flows for the month. Also prepare a balance sheet at the end of the month. हमने चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम जो कि है सी हैमिल्टन को। उसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट का नाम, इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद हम लिखेंगे कि हम किस मंथ के लिए बना रहे हैं, हम दिसंबर के लिए बना रहे हैं। रेवेन्यूज़ की वैल्यू हमारे पास 5,600, एक्सपेंसेस है हमारे पास 2,400। हम रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 3,160। हमारी इनकम स्टेटमेंट बन चुकी है जिससे हमने नेट इनकम निकाली है जो कि है 3,160। उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बनानी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम जो कि है सी हैमिल्टन को। उसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट का नाम जो कि है स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी। उसके बाद हम लिखेंगे कि हम किस मंथ के लिए बना रहे हैं, हम बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। उसके बाद हम लिखेंगे सी हैमिल्टन कैपिटल बिगनिंग जो कि है 0, फिर नेट इनकम जो कि है 3,160, फिर ओनर इन्वेस्टमेंट्स जो कि है 56,000। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 59,160। फिर हम उसमें से विड्रॉल्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है कैपिटल एंडिंग जो कि है 58,460। उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम जो कि है सी हैमिल्टन को। उसके बाद हम लिखेंगे बैलेंस शीट, फिर हम लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर कि हम दिसंबर के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं। एसेट्स में आ जाता है कैश आ जाएगा जो कि 49,960। अकाउंट्स रिसीवेबल आ जाएगा जो कि है 600, ऑफिस सप्लाइज 1400, ऑफिस इक्विपमेंट 3800, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 40,000। इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 69,760। फिर हमारे पास लाइबिलिटीज़ में अकाउंट्स पेएबल है 11,300, और इक्विटी है हमारे पास 58,460। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 69,760। तो ये एसेट्स बराबर हैं इक्विटी और लाइबिलिटीज़ के सम के। 69,760 यहाँ भी है और यहाँ भी है 69,760। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनानी है। उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम जो कि है सी हैमिल्टन को। उसके बाद हम लिखेंगे कि हम कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। फिर हम लिखेंगे कि ये किस मंथ के लिए है, ये है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। उसके बाद हम लिखेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसमें एक्सपेंसेस आ जाएंगे सारे, फिर रेवेन्यू। फिर रेवेन्यूज़ में से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 3,160। 3,160। फिर हम लिखेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसमें आ जाता है ऑफिस इक्विपमेंट जो कि है 3,800 का, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है 14,000 का। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 17,800। उसके बाद हम लिखेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। उसमें ओनर इन्वेस्टमेंट है 56,000 और ओनर विड्रॉल है 700। इन्वेस्टमेंट में से जब हम विड्रॉल्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 55,300। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1-9A। ये भी पहले वाले दो क्वेश्चंस की तरह ही है। इसको अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, प्रॉब्लम 1-9A। Miranda Wright started Wright Consulting, a new business, and completed the following transactions during its first year of operations. ओनर का नाम है मिरांडा राइट और उसके बिजनेस का नाम है राइट कंसल्टिंग। फर्स्ट ईयर में ये सारी ट्रांजेक्शन्स उन लोगों ने रिकॉर्ड की हैं। हमने क्या करना है, क्रिएट अ टेबल लाइक वन इन एग्जिबिट 1.9 यूजिंग द फॉलोइंग हेडिंग्स फॉर द कॉलम्स: कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाइज, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग, अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, एम राइट कैपिटल, एम राइट विड्रॉल्स, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। हमने इन सब अकाउंट्स का इस तरह का टेबल बना लेना है। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना शुरू करते हैं। पार्ट ए में क्या है, एम राइट इन्वेस्ट 60,000 कैश ऑन एन ऑफिस इक्विपमेंट वैल्यूड एट 30,000 इन द बिजनेस। ओनर ने अपने बिजनेस में कैश में 60,000 इन्वेस्ट किया है और ऑफिस इक्विपमेंट में 30,000 इन्वेस्ट किया है। एम राइट कैपिटल में ये आ जाता है 90,000। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों के पास, परचेज अ 300,000 बिल्डिंग टू यूज इन ऑफिस। राइट पेड 50,000 इन कैश एंड साइन अ नोट पेएबल प्रॉमिसिंग टू पे द 2,50,000 बैलेंस ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। एक बिल्डिंग परचेज़ किया जिसकी वैल्यू है 3 लाख। हम बिल्डिंग में लिख देंगे 3 लाख। उसके बाद क्या है, बाय पेइंग 50,000 कैश, कैश में से हम 50,000 माइनस कर देंगे, एंड साइंड अ नोट पेएबल प्रॉमिसिंग टू पे द 2,50,000 बैलेंस ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। नोट्स पेएबल में हम लिख देंगे 2,50,000। उसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस किस तरह करेंगे, 60,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 10,000। 30,000, 3 लाख, 2,50,000, 90,000 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन सी है, उसमें क्या है, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 6,000 कैश। हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया 6,000 का। कैश में से हम 6,000 माइनस कर देंगे और ऑफिस इक्विपमेंट में हम 6,000 ऐड कर देंगे। 30,000 में जब हम 6,000 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 36,000। उसके अलावा 10,000 में से जब हम 6,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 4,000। उसके बाद है पार्ट डी, उसमें क्या आएगा, पे परचेज्ड 4,000 ऑफ ऑफिस सप्लाइज एंड 1,000 ऑफ ऑफिस सप्लाइज ऑन क्रेडिट एंड 1,000 ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। हमने 4,000 की ऑफिस सप्लाइज परचेज़ की हैं और हमने $1,000 का ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया है क्रेडिट पर। तो हम क्या करेंगे, ऑफिस सप्लाइज में 4,000 लिख देंगे और ऑफिस इक्विपमेंट में हम 1,000 लिख देंगे। 36,000 में जब हम 1,000 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 37,000। उसके बाद हमने क्या करना है, बाकी सारे जो 5,000, 4,000 प्लस 1,000, हमने ऑफिस प्राइस 4,000 की ख़रीदी थी और ऑफिस इक्विपमेंट 1,000 का, इसका और इन दोनों की हमने कैश पेमेंट नहीं की थी तो हमने अकाउंट्स पेएबल में 5,000 लिख दिया है। नेक्स्ट है, पेड अ लोकल न्यूज़पेपर $1,000 कैश फॉर प्रिंटिंग एंड अनाउंसमेंट ऑफ द ऑफिस ओपनिंग। हमने एक न्यूज़पेपर को $1,000 कैश पे किया है। कैश में से हम 1,000 माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस में हम 1,000 ऐड कर देंगे क्योंकि ये ओपनिंग एक्सपेंस था या फिर ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था। उसके बाद नेक्स्ट है, completed a financial plan for a client and billed that client 4,000 for the service। हमने एक क्लाइंट को फाइनेंशियल प्लान बना कर दिया है और उससे बिल लिया है 4,000। हम कैश में से 4,000 और उसको बिल दिया है 4,000 जो कि अभी उसने पे करना है। तो हम अकाउंट्स रिसीवेबल में लिखेंगे 4,000, उसके साथ ही हम रेवेन्यूज़ में भी लिख देंगे 4,000। नेक्स्ट है, डिज़ाइन अ फाइनेंशियल प्लान फॉर अनदर क्लाइंट एंड इमीडिएटली कलेक्टेड 8,000 कैश फ़ी। हमने एक क्लाइंट के लिए फाइनेंशियल प्लान बनाया है और हमने उसको फ़ौरन 8,000 पे कर दिया है। हम कैश में लिख देंगे 8,000, साथ ही हम रेवेन्यूज़ में भी लिख देंगे 8,000। 3,000 में 8,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 11,000। उसके अलावा 4,000 में जब हम 8,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 12,000। बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है, M. Wright withdrew 1,800 cash for the company from the company's bank account for personal use
ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 1800 कैश विड्रॉल कराया है, तो हम कैश में से 1800 माइनस कर देंगे और हम विड्रॉल वाले कॉलम में 1800 लिख देंगे। 11,000 में से जब हम 1800 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 9200। उसके बाद क्या करना है हमने, रिसीव्ड अ 3000 पार्शियल कैश पेमेंट फ्रॉम द क्लाइंट डिस्क्राइबिंग ट्रांजेक्शन एफ। हमारा एक क्लाइंट ट्रांजेक्शन एफ में हमने जिस क्लाइंट को 4000 का बिल भेजा था उसने हमें 3000 पे कर दिया है, तो हम कैश में 3000 ऐड कर देंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल में से हम 3000 माइनस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मेड अ $500 कैश पेमेंट ऑन द इक्विपमेंट परचेज इन ट्रांजेक्शन डी। ट्रांजेक्शन डी में जो हमने इक्विपमेंट परचेज़ किया था 5000 का, उस 1000 रुपीज़ का जो हमने इक्विपमेंट परचेज़ किया था उसमें से हमने 500 पे कर दिया है, तो हम कैश में से 500 माइनस कर देंगे और साथ ही हमारे ऊपर 500 की लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो हम 500 अकाउंट्स पेएबल में से भी माइनस कर देंगे। 12,200 में से जब 500 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 11,700। 5000 में से जब हम 500 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 4500। उसके बाद नेक्स्ट है पेड 2500 कैश फॉर द ऑफिस सेक्रेटरी वेजेस। हमने सेक्रेटरी को उसकी वेजेस पे की हैं जो कि है 2500, तो हम कैश में से 2500 माइनस कर देंगे। उसके अलावा हम एक्सपेंसेस में लिख देंगे 2500। 1000 में जब हम 2500 ऐड कर देंगे तो ये 3500 बन जाएगा, और साथ ही जब हम 11,700 में से 2500 माइनस करेंगे तो ये 9200 बन जाएगा। उसके बाद हमने बाकी सारे बैलेंसेस की वैल्यू भी एज इट इज़ लिख देनी है। फिर हमने इसकी नेट इनकम फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन में मेंशन है, वंस यू हैव कंप्लीटेड द टेबल डिटर्मिन द कंपनीज नेट इनकम। नेट इनकम फाइंड करने के लिए हम रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। रेवेन्यूज़ के कॉलम में है 12,000 और एक्सपेंसेस में है 3500। 12,000 में से जब हम 3500 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8500। तो हमने नेट इनकम फाइंड कर लिया। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।